हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स पार्ट 131 है आज, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है दोस्तों उत्तराखंड के वरीयस एग्जाम्स के लिए। खासकर जो हमारे यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी के एग्जाम है दोस्तों, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमको उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स मिलते हैं दोस्तों, जो कि उत्तराखंड के लगभग लगभग हर क्षेत्र से लिए जाते हैं। जैसे कि उत्तराखंड का इतिहास हो गया, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, और इसके साथ साथ उत्तराखंड कला एवं संस्कृति, उत्तराखंड की विविध जानकारियाँ। मतलब कुल मिला के संपूर्ण उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का निचोड़ है ये उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज। इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। मेरी भी सबसे फेवरेट सीरीज है दोस्तों ये। आज हम 131वें भाग तक पहुंच चुके हैं। आप सभी लोगों का प्रेम है, आप लोग इतना मोटिवेट करते हैं, ताकि मैं मेहनत करता हूं और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता हूं। वरियस बुक्स से मैं ये क्वेश्चन निकाल के चुन चुन के लाता हूं दोस्तों, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में सफलता को प्राप्त कर सके अच्छे से। जितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं वो मेहनत आपकी साकार हो दोस्तों। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, ये उत्तराखंड जीके वन लाइनर से एक सीरीज हमारी है। इसके साथ साथ कुछ हमारी टेस्ट सीरीज है, जिनमें हमारी उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, यूके जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, जीके की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज, और एक नई टेस्ट सीरीज जो वीकेंड पे आती है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी बॉक्स टेस्ट सीरीज, जिसमें मैं पूरे सप्ताह भर में आपसे कम्युनिटी बॉक्स में जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उसके सही उत्तर देता हूँ। तो ये सभी टॉपिक आपने देखने हैं दोस्तों। अगर आप घर बैठे बिना पैसे के, बिना फीस दिए, दुर्गम क्षेत्र में, दूरस्थ क्षेत्र में फ्री तैयारी करना चाहते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आप डेप्थ में पढ़ाई करना चाहते हैं, या बहुत ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, या बेसिक से ऊपर की जानकारी चाहते हैं उत्तराखंड जीके की या इतिहास की, तो फिर हमारा हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो कोर्स चल रहा है, आप हमारी एप्लीकेशन से भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें दोस्तों, क्योंकि एप्लीकेशन पे आपको जल्दी ही वीडियो वीपीडियो के प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब वीडियो वीपीडियो आ गया है, तो नए लोग जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, भाग 131 को देख रहे हैं, चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स की प्लेलिस्ट। वहाँ पे आपको भाग 1 से लेकर 131 तक सभी वीडियो मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें उत्तराखंड जीके छुपा हुआ है दोस्तों, अगर इसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन का यहाँ पे व्याख्या भी करता हूँ, ठीक है, छोटी मोटी, तो आपको याद रहते हैं लॉन्ग टाइम तक, इस वजह से। चलिए आज देखते हैं 131वें भाग में कौन कौन से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, राज्य में मीरा कुटीर कहाँ स्थित है। तो मीरा कुटीर या मीरा आश्रम बोल सकते हैं, इसकी लोकेशन है दोस्तों रामगढ़ में, ठीक है। अब मीरा कुटीर क्या है भैया, तो देखिए दोस्तों, रामगढ़ बहुत ही एक खूबसूरत हिल स्टेशन है दोस्तों नैनीताल जनपद में। रामगढ़ में दोस्तों फलों के उद्यान भी मिलते हैं, बहुत ही एक नैसर्गिक वातावरण है वहाँ पे, बहुत प्राकृतिक सौंदर्य है, सुषमा है हम बोल सकते हैं। तो रामगढ़ में हमारी महादेवी वर्मा आई थी 1937 में, 1937 में यहाँ पे आई थी महादेवी वर्मा। कुछ दिन यहाँ पे रुकी वो, और जैसे यहाँ पे रुकी दोस्तों, उत्तराखंड में जो भी आता है दोस्तों, स्वर्ग में जैसे अनुभूति होती है वही अनुभूति होती है यहाँ पे लोगों को। तो महादेवी वर्मा भी यहाँ से बहुत ज़्यादा अभिभूत हो गई नैसर्गिक सौंदर्यता से, और बोला भैया अब यहाँ पे मैं एक कुटिया बनाऊंगी, अपना मकान बनाऊंगी। तो फाइनली उन्होंने अपना एक कुटिया बनाई दोस्तों, जिसको मीरा कुटीर बोला गया। वर्तमान समय की हम बात करते तो इसी मीरा कुटीर को चेंज कर दिया गया है महादेवी वर्मा संग्रहालय में। अगर कभी क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में, राज्य में महादेवी संग्रहालय या महादेवी म्यूजियम कहाँ पे स्थित है, तो आपका आंसर होगा रामगढ़ नैनीताल। कभी जनपद भी आ जाएगा तो नैनीताल याद रखिएगा, ओके। तो मीरा कुटीर, और मीरा कुटीर के निकट ही हमारे रामगढ़ में ही दोस्तों एक प्लेस और है, टैगोर टॉप, ठीक है, टैगोर टॉप। यहाँ पे दोस्तों हमारे गुरुदेव जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, वो भी अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आए थे। देखिए, भारत में जब भी किसी बड़े राजनेता को या बड़े व्यक्ति को कुछ भी स्वास्थ्य विकार हुए, उन्होंने देवभूमि को चुना। कोई कौसानी आता था, कोई रामगढ़ आता था, कोई नैनीताल आता था, कोई मसूरी आता था, ताकि यहाँ की अच्छी खासी सुंदर और साफ जलवायु में उनको उनका स्वास्थ्य सुधर पाए, रिकवरी हो उनकी। तो टैगोर टॉप भी है एक हमारा रामगढ़ में, क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आए थे अपनी पुत्री के साथ दोस्तों, ठीक है। 1903 के आसपास यहाँ पे वो आए थे दोस्तों, और बोला जाता है कि गीतांजलि के कुछ अंश भी उन्होंने रामगढ़ में ही लिखे थे। तो रामगढ़ एक फेमस प्लेस है, याद रखिएगा। सिखों का कैलाश किस स्थल को कहा जाता है, तो सिखों का कैलाश दोस्तों उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब को कहा जाता है। तो हेमकुंड साहिब दोस्तों ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हमारा हेमकुंड झील है, या लोकपाल झील भी इसको बोलते हैं, ठीक है, और सिखों का एक पवित्र स्थल है। उत्तराखंड में स्वर संगम संस्था राज्य में कहाँ पे स्थित है, तो स्वर संगम संस्था इसकी लोकेशन है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है, पौड़ी में स्थित है स्वर संगम संस्था। अगला देखिए, घसियारी कैसा नृत्य है दोस्तों। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं आर्ट एंड कल्चर से। देखिए हमारे अलग अलग नृत्य होते हैं उत्तराखंड में, जैसे कि मैं बात करूँ, हमारा पिथौरागढ़ जनपद में एक नृत्य होता है दोस्तों, छोलिया नृत्य या छलिया नृत्य। छलिया कैसा नृत्य है,
तो जो छलिया है दोस्तों ये युद्ध प्रकृति का नृत्य है, ठीक है, युद्ध कौशल को दिखाता है। ऐसे हमारा गढ़वाल में बच्चों को आर्मी में जाने के लिए कौन सा नृत्य प्रेरित करता है, ऐसा क्वेश्चन बना था, तो ये डांस होता है सिपहिया डांस। ऐसे ही जो हमारे पौराणिक हमारे जो देवी देवता हैं उनको अर्पित करने के लिए जो डांस होता है दोस्तों, वो जागर पौराणिक डांस में आता है ना, देवता अवतरित होता है जिसमें। तो ऐसे ही जो घसियारी नृत्य है दोस्तों, ये कलात्मक नृत्य है एक, ठीक है। घसियारी नृत्य कैसा नृत्य है? कलात्मक नृत्य है यानी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कुमाऊं में बाल पत्रिका नटखट का प्रकाशन कब हुआ था? तो देखिए एक बाल पत्रिका थी दोस्तों नटखट, जो कि मासिक पत्रिका थी दोस्तों, और इसकी शुरुआत हुई थी 1935 से, ठीक है। कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इनमें से कौन सी कुमाऊं में प्रकाशित होने वाली बाल पत्रिका थी? नटखट, चंपक, ABCD, कुछ भी कोई यहाँ पे विकल्प मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको याद रखना नटखट जो थी वो बाल पत्रिका थी। कब शुरू हुई? 1935 में। क्वेश्चनों का ट्रेंड बदल रहा है दोस्तों, आप क्वेश्चनों को समझिए। UKSSC अगर हम बात करें लास्ट जो एग्जाम हुए हैं ना कुछ, उसमें UKSSC ने डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछे हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछा है, उसने क्वेश्चन के अंदर घुसकर क्वेश्चन को बाहर निकालकर आंसर लाने की कोशिश की है। यानी कि ये वैसी बात हो गई, समझिए आप दोस्तों, जैसे हमारा एक कविता लिखी गई थी, पहाड़ के भीतर पहाड़, आगे पहाड़, पीछे पहाड़। यानी पहाड़ दिखने में तो खूबसूरत है, लेकिन पहाड़ की जो कठिनाई है दोस्तों वो पहाड़ी आदमी ही जानता है। बाहर वाला तो एक दिन के लिए आता है, उसको खूबसूरत दिखते हैं पहाड़, माउंटेन, बुग्याल, ग्लेशियर, झरने, झीलें, कुंड, लेकिन जो पहाड़ में जीवन व्यतीत करता है, कठिन जीवन, वो जानता है। वैसा ही UKSSC का पैटर्न भी हो गया दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे इर्द गिर्द घूमते हैं दोस्तों माइंड में कि वहाँ पे आंसर करना मुश्किल हो जाता है। इसका एक ही निचोड़ है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समझने की क्षमता का विकास करना। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखिए स्वामी रामतीर्थ ने किस नदी में समाधि ली थी? यहाँ पे रामकृष्ण नहीं होगा दोस्तों, इसको सही कर ले, ये रामतीर्थ। आपको पता है दोस्तों स्वामी रामतीर्थ ने उत्तराखंड की यात्रा की थी, उस समय टिहरी का शासक कीर्ति शाह था, कीर्ति शाह के टाइम पीरियड पे आए थे, ठीक है। और इन्होंने फाइनली दोस्तों भिलंगना नदी में जल समाधि ले ली थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1906 के टाइम पीरियड पे दोस्तों इन्होंने 1906 में भिलंगना नदी पे जल समाधि ले ली। जल समाधि का मतलब ये होता है दोस्तों, जब अपना जो हमारे महात्मा सन्यासी लोग होते हैं ना, वो जानबूझ के अपने आप को जल में डुबा देते हैं, अर्पित कर देते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं, ये होती है जल समाधि, ठीक है। तो भिलंगना में ली थी, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए मुकुंद राम बरथवाल का संबंध किस क्षेत्र से है? यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको UKSSC में, फला व्यक्ति किस क्षेत्र से है, ठीक है, या इस व्यक्ति का योगदान कहाँ पे है। तो मुकुंद राम बरथवाल की मैं बात करूँ दोस्तों, इनका संबंध है ज्योतिष शास्त्र से। देखिए ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत दोस्तों 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की इन्होंने, ठीक है। मुकुंद राम बरथवाल जी एक महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों ज्योतिष की दुनिया के। उत्तराखंड में हम बोले तो दोस्तों दैवज्ञ भी इनको कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए दोष दर्पण, पदार्थ दर्पण व सुश्रुत प्रभाष्य रचनाएं कैसी हैं या किसकी रचनाएं हैं? तो दोष दर्पण, पदार्थ दर्पण, सुश्रुत प्रभाष्य, ये रचनाएं दोस्तों पंडित दुर्गादत्त पंत की रचनाएं दोस्तों। पंडित दुर्गादत्त पंत दोस्तों अपने टाइम के जाने माने वैद्य रहे दोस्तों अल्मोड़ा के, ठीक है। तो वैद्य थे, ये अल्मोड़ा जनपद से रिलेट करते हैं और इन्हीं की पुस्तकें हैं ये, दोष दर्पण, पदार्थ दर्पण और सुश्रुत प्रभाष्य। अगला है 1952 हल्द्वानी में सर्वोदय सम्मेलन किसने आयोजित करवाया था? तो देखिए 1952 में हल्द्वानी में सर्वोदय सम्मेलन हुआ था दोस्तों, जिसको आयोजित करवाया था दोस्तों सरला बहन यानी कि कैथरीन हैलामन ने, ठीक है। तो सरला बहन ने इसको आयोजित करवाया, महत्वपूर्ण है। गांव लौटो अभियान के प्रवर्तक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए उत्तराखंड का आपको दोस्तों पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती दोस्तों, ये बिल्कुल सार्थक एक मुहावरा बोल सकते हैं या वाक्य है। और हम देखते हैं जो हमारे युवा लोग होते हैं वो पलायन करते हैं रोज़गार के लिए, और बहुत ज़्यादा मतलब उत्तराखंड सुना इसी वजह से कि यहाँ का जो हमारा यूथ आइकन है या बोल सकते हैं कि यूथ है जो हमारा, या जो हमारी यूथ मैन पावर है, वो इंडस्ट्रियल एरिया में या प्राइवेट सेक्टर्स में बाहर के सिटीज़ में क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। अगर वही हमारा मैन पावर यहाँ पे अगर लगता दोस्तों, कुछ हमारे पास आइडियाज़ होते, हमारी गवर्नमेंट काम की होती, तो उत्तराखंड बहुत ही एक डेवलप राज्य होता दोस्तों। जैसे कि यूरोपियन कंट्री हैं छोटे छोटे, हम अगर स्विट्ज़रलैंड को देखें, लग्जमबर्ग को देखें, जो छोटी छोटी हमारी कंट्रीज़ हैं दोस्तों, कितनी ज़्यादा डेवलप हैं, टूरिज़्म को डेवलप किया उन लोगों ने, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें वहाँ पे की गई हैं, और वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जो रिचेस्ट कंट्री है उनमें भी आते हैं देश, स्विट्ज़रलैंड और लग्जमबर्ग वगैरह। सेम वैसा है तो उत्तराखंड में, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं। तो इसी को देखते हुए दुखी होकर, पीड़ित होकर दोस्तों हमारे अनिल जोशी ने गाँव लौटो अभियान शुरू किया। जो पलायन है, पलायन को कम करने के लिए, ठीक है। अपने गाँव में आओ, लौटो भैया, गाँव को अपने क्या करो, फिर से गांव को हरा भरा करो भैया, आओ वापस, ठीक है। तो इसलिए गांव लौटो अभियान लाया गया।
इसके साथ साथ अनिल जोशी को हम जानते हैं दोस्तों, पर्यावरणविद है अनिल जोशी, पर्यावरणविद हैं। और साथ ही देखिए अनिल जोशी हमारे हैस्को, ठीक है, हैस्को जो हमारे पर्यावरण से संबंधित संस्था हैस्को, तो इसके फाउंडर भी हैं। अनिल जोशी पद्मश्री से सम्मानित भी हो चुके हैं दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। गढ़वाल का जॉन कीट्स किसे कहा जाता है? वेरी नाइस क्वेश्चन दोस्तों, गढ़वाल का जॉन कीट्स। तो देखिए हिंदी में जो कालिदास के समतुल्य रखा जाता है चंद्र कुमार बरतवाल जी को, कालिदास जी के समतुल्य रखते हैं कुछ राइटर इनको। और वैसे ही एक अंग्रेजी लेखक हुए हमारे, अंग्रेजी रोमांटिक पोएट हम जानते हैं जॉन कीट्स, ठीक है, रोमांटिक पोएट इनको बोला जाता है। अगर इनकी आप पोएम पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको। तो ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे जॉन कीट्स, बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे। और इन्हीं से तुलना होती है हमारी चंद्र कुमार बरतवाल जी की भी। बरतवाल जी का जन्म हुआ दोस्तों 1919 में मालकोटी गांव रुद्रप्रयाग में, लेकिन अल्पायु में ही ये स्वर्ग सिधार गए, यानी कि 1947 में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। मात्र 28 वर्ष की उम्र में ही ये पंचतत्वों में विलीन हो गए। अन्यथा इनकी बहुत सी और उत्कृष्ट रचनाएं होती दोस्तों, ठीक है, काफल पाको वगैरह इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों। अगला देखिए, किस नदी को पुराणों में कौमुदी नदी कहा गया है? तो पुराणों में कौमुदी ये नाम दिया गया है खोह नदी, जो कि कोटद्वार में बहती है दोस्तों, खोह नदी, ठीक है, मतलब पौड़ी गढ़वाल में बहती है ये खोह। खोह नदी इसको इसलिए बोलते हैं भूमिगत हो जाती है, यानी कि अंडरग्राउंड हो जाती है, ज़मीन में गायब जैसी हो जाती है, इसलिए इसको खो गई भैया, खोह नदी। अगला देखिए, स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बेटुली धार कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो स्कीइंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों बेटुली धार, और इसकी लोकेशन है मुनस्यारी में, ठीक है, मुनस्यारी जो कि एक फेमस हिल स्टेशन है पिथौरागढ़ जनपद में, यहीं पर बेटुली धार है। और इसी बेटुली धार में शीतकाल में दोस्तों स्कीइंग वगैरह की जाती है, जैसे कि हम औली में देखते हैं चमोली में, वैसा ही सेम लाइक है। अगला क्वेश्चन है देखिए, राज्य के किस साहित्यकार की तुलना बाणभट्ट से की जाती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य का हमारा ऐसा कौन सा साहित्यकार है जो बाणभट्ट से हम कंपेयर कर सकते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा हमारे चंद्र कुमार बरतवाल जी, इनकी तुलना हम करते हैं हिंदी के कालिदास से, ठीक है। और बाणभट्ट से तुलना होती है हमारे डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी की, जिनका उपनाम है चारण, ठीक है, ध्यान रखेंगे चारण जी। चारण जी की बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों, इतिहासकार भी रहे हैं। इसके साथ साथ इनके देखिए उत्तराखंड के पशुचारक, उत्तराखंड के भूटांतिक वगैरह भी इनके अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनको देखिए घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण चारण कहा जाता है। कुमाऊं परिषद 1916 के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए जब हम उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ रहे थे दोस्तों ऑनलाइन कोर्स में, वहाँ पे हमने देखा था जब हमारा कुमाऊं परिषद का गठन हो रहा था 1916 में, क्या उसमें रीज़न थे इसको अलग से बनाना पड़ा? भैया एक चीज़ सोचने वाली बात है, 1912 में हमारे कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, 1912 में ही। उसके साथ साथ हमारे 1914 में हम देखते हैं हमारी होम रूल लीग स्थापित हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी क्या यहाँ पे आवश्यकता पड़ी कि हमको 1916 में अपना एक और संगठन बनाना पड़ा जिसको नाम दिया कुमाऊं परिषद? इसका रीज़न ये था दोस्तों, उसमें हमारे जो एरिया थे दोस्तों ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, वहाँ पर कुछ हमारी क्षेत्रीय समस्याएं विकराल रूप धारण कर चुकी थी, जिसमें हमारी वन समस्याएं थी, साथ ही हमारी सबसे ज़्यादा प्राचीन काल से चली आ रही एक कुप्रथा थी कुली बेगार प्रथा, ठीक है। तो ऐसे ही क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण के लिए हमारा एक क्षेत्रीय संगठन उभर कर आता है कुमाऊं परिषद, जो कि 1916 में गठित हुआ दोस्तों। तो क्षेत्रीय समस्याओं को प्रमुखता से रखते हुए इस संगठन का यहाँ पे गठन किया गया था दोस्तों, इसलिए बनाया गया था इसको, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन में यहाँ के लोग जाते थे। अब थोड़ा समझने वाली बात है ना, अब देखिए लंबा हो जाएगा टॉपिक, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं अपने कोर्स में, इतिहास के कोर्स में, वहाँ पर अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ के लोग जो हमारे कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी अधिवेशन होते थे, उसमें कुमाऊं गढ़वाल के प्रतिनिधि जाते तो थे। आप वहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, पूरा ऑल इंडिया अधिवेशन है भैया, कुमाऊं गढ़वाल से भी यहाँ पे हमारे प्रतिनिधि गए, कभी बद्रीदत्त पांडे जी जा रहे हैं, कभी गोविंद वल्लभ पंत जी बन के जा रहे हैं, ठीक है, कभी हरगोविंद पंत जी जा रहे हैं। अब ये लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल पीछे, यहाँ अलग अलग हमारे राज्यों से आए हुए लोग पहले आगे बैठ जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा अधिवेशन चल रहा है कांग्रेस का, कांग्रेस पूछ रही है भैया कैसी कार्यकारिणी चल रही है आपकी, क्या काम चल रहा है आपके क्षेत्र में, क्या समस्याएं हैं। उत्तराखंड के लोग सीधे साधे बिल्कुल पीछे बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है, और इनका नंबर आते आते भैया अधिवेशन ही समाप्त हो गया। मतलब कांग्रेस में कभी ये बात पहुंच ही नहीं पाई जो यहाँ की लोकल समस्याएं थी। इसीलिए बाद में दोस्तों यहाँ के कुछ बुद्धिजीवियों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना भैया हम अपना क्षेत्रीय संगठन बनाएं। और फाइनली आप देखते हैं ना, जैसे ही उत्तराखंड से वन समस्याएं और कुली बेगार समस्याएं समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद 1926 में कुमाऊं परिषद भी समाप्त हो जाती है और कुमाऊं कांग्रेस में ही इसका विलय हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों।
जिम कार्बेट संग्रहालय काला ढूंगी की स्थापना कब हुई थी? तो जिम कार्बेट म्यूजियम ये काला ढूंगी में है दोस्तों, और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। यहाँ पे जिम कार्बेट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं ना वो रखी गई हैं संभाल के। उनकी गन हो गई, उनकी किताबें हो गई, उनके कपड़े जूते लत्ते कपड़े जो भी चीज़ें हैं मतलब उनसे संबंधित उनको रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, जिम कार्बेट का नैनीताल में जो घर था दोस्तों उसको गर्नी हाउस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो अपनी बहन मैगी के साथ रहते थे। जिम कार्बेट की जो सिस्टर थी उनका नाम मैगी था। जिम कार्बेट ने ज़िंदगी भर शादी नहीं की और उनकी सिस्टर ने भी शादी नहीं की। और जिम कार्बेट को हम पर्यावरणविद के रूप में जानते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ आदमखोर बाघों का शिकार भी किया, वो मजबूरी में किया क्योंकि आदमखोर बाघ बन जा रहे हैं तो मारना ही पड़ता है। इसके अलावा वो प्रकृति प्रेमी थे और राइटर भी थे। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी। माई इंडिया उसमें बहुत फेमस है। मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिम कार्बेट की। रक्षा सूत्र आंदोलन व नदी बचाओ के प्रवर्तक कौन है? तो रक्षा सूत्र आंदोलन दोस्तों भिलंगना घाटी में चलाए, और हमारा नदी बचाओ ये दोनों ही आंदोलन को शुरू करने वाले व्यक्ति हैं सुरेश भाई। महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। देवदासी प्रथा किस जाति में प्रचलित थी? प्राचीन उत्तराखंड में देवदासी प्रथा किस जाति में प्रचलित थी? तो देवदासी प्रथा थी प्राचीन खस जाति में दोस्तों, खस जाति में। ठीक है, अब ये देवदासी प्रथा क्या थी भैया? तो देवदासी प्रथा के अंतर्गत क्या होता था, खस परिवारों की जो बड़ी लड़की होती थी दोस्तों, खस परिवार में कोई भी जो बड़ी लड़की होती थी परिवार को, उसको मंदिर में दान दे दिया जाता था, यानी कि वो आजीवन मंदिर की सेवा करेगी। ठीक है, तो परिवार की बड़ी लड़की को मंदिर को दानार्थ दे देना, यही प्रथा कहलाती थी देवदासी प्रथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में गढ़वाल में कितने विद्यापीठ थे? तो वैदिक काल में गढ़वाल में 2 विद्यापीठ थे दोस्तों। एक था कण्वा आश्रम, दूसरा था बद्रिका आश्रम। कण्वा आश्रम किस नदी के तट पर है? मालिनी। कई बार क्वेश्चन बनता है मालिनी। कण्वा आश्रम वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल। चौकी घाट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चौका घाट। सतोपंथ का प्राचीन नाम क्या था? तो सतोपंथ का प्राचीन नाम था सत्यपथ, और सतोपंथ के निकट ही राम गुफा भी स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, सतोपंथ ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? चलिए एक आपको टास्क देते हैं, आप बताइए किस नदी का उद्गम होता है सतोपंथ ग्लेशियर से। पिंडारिक तीर्थ के रूप से प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? ठीक है, तो पिंडारिक तीर्थ किसे कहा जाता है? तो पिंडारिक तीर्थ कहा जाता है दोस्तों हमारा कर्णप्रयाग को। कर्णप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और पिंडर नदी का। ठीक है, और इसको पिंडारिक तीर्थ कहा जाता है। मौलाराम ने किस पंवार शासक को प्रीतम शाह कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मौलाराम भैया बहुत ऐस कर गया, गढ़वाल का महान चित्रकार इसको माना जाता है। हालांकि गढ़वाल के इसने उत्कृष्ट चित्र बनाए, लेकिन इसने बहुत मज़े भी किए। बहुत सी जागीरें इसको मिली थी, पेंशन मिलती थी। और फतेहपति शाह का जब टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम पे बहुत ही खुश था मौलाराम भैया। ठीक है, और मौलाराम को दोस्तों हालांकि फतेहपति शाह पहले से आ गया था, पहले आ गया था, लेकिन मौलाराम ने जो उसका शासन फील किया और मौलाराम ने उसकी जो प्रवृत्ति देखी उसके आधार पे फतेहपति शाह को प्रीतम शाह कहा उसने। क्योंकि फतेहपति शाह जो था ना दोस्तों, वो दरबारी जो कवि थे या दरबारी लेखक थे या दरबार में जो भी मतलब उसके बोल सकते, जैसे हमारे वो नवरत्न वगैरह होते हैं ना, या दरबार में जो भी हमारे उत्कृष्ट दरबारी होते हैं अलग अलग फील्ड के, उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया यहाँ पे फतेहपति शाह ने। मतीराम वगैरह थे फतेहपति शाह के दरबार में। ठीक है, अपने आप में भी खुद में भी बहुत बड़ा राइटर था फतेहपति शाह। इसके साथ साथ उसको गाने बजाने का बहुत शौक़ था। इसी गाने बजाने के शौक़ की वजह से संगीत में वो रुचि रखता था, यानी कि म्यूजिक लवर था वो। कौन? फतेहपति शाह। इसीलिए मौलाराम ने इसको प्रीतम शाह कहा था दोस्तों। परमार भ्राताओं के मध्य लड़ा गया प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एकमात्र युद्ध जो कि पंवार शासकों के बीच गद्दी के लिए हुआ था, ठीक है, लास्ट टाइम पे, ये था कपरोली का युद्ध। 1785 में हुआ था ये। देखिए आपको पता है एकमात्र ऐसा राजा हुआ प्रद्युमन शाह, जिसने प्रद्युमन चंद के नाम से भी कुमाऊं पर राज किया। अब प्रद्युमन शाह हमारा जयकीर्ति शाह का भाई था दोस्तों। ठीक है, जयकीर्ति शाह। ललित शाह के 4 पुत्र थे, जयकीर्ति शाह, प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, देखिए जयकीर्ति शाह को तो गढ़वाल का राजा बना दिया गया, ललित शाह की मृत्यु हो जाती है। प्रद्युमन शाह को भाई प्रद्युमन चंद के नाम से हमने बिठा दिया कुमाऊं में। लेकिन क्या हुआ, जयकीर्ति शाह के अंदर थोड़ा ईगो आ गया। वो गढ़वाल का राजा था, बोला कि मेरे पिताजी ने तेरे को बिठाया गद्दी पर, तो कुमाऊं का राजा तो बना है प्रद्युमन भाई, लेकिन तू मेरे को टैक्स देगा अब। ठीक है, अब प्रद्युमन का भी ईगो हर्ट हो गया, बोला भैया कैसे टैक्स देगा, हम तो एक ही राजा की संतानें थी, वैसे तो मेरा भी तो हक बनता गढ़वाल की गद्दी पे, तू भी तो बैठा है। ऐसे इनमें क्या होने लगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होने लगे दोस्तों, और फाइनली इनके बीच में सत्ता के लिए युद्ध हो जाते हैं। यहाँ तक बात आ जाती है, और इसी युद्ध को बोलते हैं कपरोली का युद्ध। ठीक है, हालांकि इस कपरोली के युद्ध में क्या होता है, प्रद्युमन शाह की हार हो जाती है और जयकीर्ति शाह जीत जाता है।
लेकिन उसके बाद भी आंतरिक षड्यंत्र चलते रहते हैं। उत्तराखंड इतिहास में हम पढ़ते हैं दोस्तों ऑनलाइन कोर्स में कि कैसे जयकीर्ति शाह आंतरिक षड्यंत्रों से परेशान हो जाता है और फाइनली ये चले जाता है हमारा देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में, और वहीं पर ये भजन कीर्तन करता है और षड्यंत्रों से परेशान होकर राजकोष खाली हो जाता है। ये यहाँ पे क्या करता है, अन्न जल का त्याग कर देता है और फाइनली यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है जयकीर्ति शाह की। ठीक है, एकमात्र ऐसा पवार शासक हुआ दोस्तों जिसने अनशन करते हुए या वियोग में जिसके प्राण चले गए, वो जयकीर्ति शाह था। फिर प्रद्युमन चंद हमारा वापस आता है गढ़वाल और प्रद्युमन शाह के नाम से गढ़वाल की गद्दी पर भी बैठ जाता है। बहुत लंबी कहानी होती है इतिहास को जब हम पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कपरौली युद्ध एकमात्र युद्ध था जो दो भाइयों के बीच लड़ा गया। पहला चंद शासक जिसने सीमा सूचक प्रस्तर लगाए थे। क्वेश्चन को समझिए, ऐसा पहला चंद शासक लक्ष्मी चंद था दोस्तों जिसने जब बॉर्डर बनाया ना, आज भी हम देखते हैं जैसे एलओसी आप चले जाएंगे वहाँ पे आपको एक पिलर दिखने को मिलेगा। ऐसे हमारी जितनी भी बॉर्डर लाइंस होती हैं वहाँ पे पिलर होता है। पिलर में मेंशन होता है भैया यहाँ से कौन सा देश का बॉर्डर है, किस एल्टीट्यूड पे हम कौन से लॉन्गिट्यूड पे हैं, सब चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं। वैसे ही लक्ष्मी चंद ने भी किया था दोस्तों बॉर्डर पर पत्थर लगाने की प्रथा, यानी कि ये बॉर्डर यहाँ तक भैया हमारा है, यहाँ से आगे नहीं आना है आपने, वहाँ पे उसमें लिखा भी जाता था और निर्देश वगैरह भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये सीमा सूचक पत्थर लगाने की प्रथा लक्ष्मी चंद ने शुरू की थी। लक्ष्मी चंद से याद आ गया होगा आपको लखुली बिराली, 8 बार युद्ध हुआ था इसका, हार गया था। कौन सा चंद शासक औरंगजेब की नीतियों से अति प्रभावित था? तो देखिए दोस्तों, बाज बहादुर चंद, ये कृपा पात्र था हमारे मुगल शासकों का और खासकर औरंगजेब का। औरंगजेब की नीतियों को बहुत मानता था बाज बहादुर चंद, क्योंकि देखिए जब दिल्ली गया, विजिट किया वहाँ पे और औरंगजेब को खुश करने के लिए इसने यहाँ की प्रजा पर जजिया कर लगा दिया, भैया आप लगाओ, इस हद तक चले गया। इसके साथ साथ इसने पहला ऐसा चंद शासक हुआ जिसने नमक कर लगा दिया जनता पे, लो भैया नमक खाने पर ही टैक्स लगा दिया इसने। यानी कि औरंगजेब ने जिस प्रकार से टैक्स नीतियाँ यानी कि प्रजा पर बहुत ज़्यादा टैक्स प्रत्यारोपित किए, उसी नीति को फॉलो किया था बाज बहादुर चंद ने। इसलिए जो कुमाऊं का चंद वंश था दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मुगल अधीनता में रहा। जबकि गढ़वाल की हम बात करते हैं तो गढ़वाल में कहीं भी ये प्रमाण नहीं मिलता आज तक कि उन्होंने किसी की भी अधीनता स्वीकार की थी। अगर उन्होंने अधीनता स्वीकार की होती तो उन्होंने सुलेमान सिखों को शरण नहीं दी होती। सुलेमान सिखों पहले यहीं पे आता है कुमाऊं क्षेत्र में भागकर, इसी के पास आता है। लेकिन ये बोलता है भैया मैं राजा नहीं हूँ, मैं तो खाली मांडलिक राजा हूँ, असली राजा तो गढ़वाल में बैठा है। ये डर जाता है बचने के लिए, औरंगजेब से बचने के लिए बाज बहादुर चंद सुलेमान सिखों को गढ़वाल भेज देता है। ठीक है, पृथ्वीपति शाह के वहाँ पे। फिर हमारा युद्ध भी तो होता है उसके बाद। तो ये कई चीज़ें होती हैं दोस्तों घटित इतिहास में। नैनीताल स्थित नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नैनीताल में नैना देवी मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों मोतीलाल शाह ने। 1842 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। हालांकि 1880 का जो भयंकर भूस्खलन आया नैनीताल का, उस भूस्खलन में दोस्तों ये मंदिर थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में 1882 में फिर से इसका जीर्णोद्धार किया गया। ठीक है, राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू हुई थी? तो पौधरोपण नीति लागू हुई थी राज्य में 6 जून 2006 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे पौधरोपण नीति कब लागू हुई, 6 जून 2006 को। दोस्तों लास्ट टाइम देखिए अभी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम से पहले मैंने आपको 2019 की वन रिपोर्ट जो आई थी ना, वो पूरा वीडियो दिया था। बहुत से लोग मेरे को कमेंट करते कि मैसेज करते कि वन रिपोर्ट वाला वीडियो दे दो, तो चैनल पे ही कहीं प्लेलिस्ट में है वो वन रिपोर्ट वाला वीडियो 2019 की। कोशिश करूँगा कि मैं उसको शेयर कर दूँ आपसे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स पार्ट 131। बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन छुपे हुए थे दोस्तों, बहुत से क्वेश्चन डिस्कस किए हमने। और साथ ही दोस्तों वीडियो के लिए महत्वपूर्ण ये सीरीज़ है, इसको अच्छे से वॉच कर ले जो भी नए लोग आज वीडियो देख रहे हैं। 131 भाग आप देखेंगे, समझेंगे, उत्तराखंड जीके की बहुत अच्छी समझ और पकड़ हो जाएगी आपको। ठीक है, ये मैं दावा कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों 1 दिसंबर से हमारा कॉम्बो कोर्स शुरू हो रहा है उत्तराखंड जीके प्लस सामान्य हिंदी का, वीडियो और अन्य जितने भी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम का जो पेपर होगा उसके लिए। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, साथ ही स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं और सामान्य हिंदी व्याकरण और सामान्य हिंदी का पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं यूके SSSC ने जो दिया है, तो वो फिर हमें संपर्क करें। जल्दी उस पर एक वीडियो आने वाला है, तो वीडियो में जो बातें बताई गई उसको फॉलो करते हुए आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स पूरा हमारा कंडक्ट होगा दोस्तों हमारी एप्लीकेशन देवभूमि करियर पॉइंट पे। ठीक है, केवल एप्लीकेशन पे चलेगा कोर्स। ओके, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें। देखिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अभी जो वीडियो की पोस्ट आई हैं इसको हल्के में ना लें, क्योंकि बहुत अच्छे यहाँ पे पोस्ट हैं, डेजिग्नेशन अच्छा है, पे लेवल अच्छा है और अच्छी पोस्ट है। तो खूब सारी मेहनत करें, कोई डाउट क्वेरी होगा पूछिएगा ज़रूर। और अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।